हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग कैंपस में। तो जैसा कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा पेपर है ईवीएस का। ठीक है, इसमें हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि 7 फरवरी 2026 को शिफ्ट 2 में आया हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग को ईवीएस अच्छा लगता होगा। ठीक है, और अपने क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निपेंथिस या घटपर्णी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इस पे निपेंथिस के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम घटपर्णी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो निपेंथिस होता है उसका शेप थोड़ी घड़े की जैसा होता है। ठीक है, और इसकी वॉल जो होती है वो थोड़ी स्लिपरी होती है या थोड़ी चिकनी होती है। इसके ऊपर एक लीफ होती है, पत्ती होती है, जो इसको ढकने का काम करती है, इसके माउथ को। ठीक है, तो इसमें से एक अलग तरीके की स्मेल आती है, जिससे इंसेक्ट्स, कोई कीट या फ्रॉग या चूहे इससे अट्रैक्ट होते हैं इस स्मेल से, और इसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो इसके अंदर जाते हैं, ये जो ढक्कन होती है वो बंद हो जाती है। ये लीफ यानी इसके माउथ को क्लोज़ कर देती है, और इसकी वॉल थोड़ी चिकनी होती है, जिससे इन सब को निकलने में प्रॉब्लम होती है, और वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और अंदर ही मर जाते हैं, इसका भोजन बन जाते हैं, इस पेड़ का, पौधे का, सॉरी। तो इस तरह के पौधे हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, या अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेघालय, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तुम्हारा ऑप्शन ए कहता है, इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, इस पौधे से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। हमारी ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है, यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों में पाया जाने वाला एक सामान्य पौधा है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये लद्दाख में नहीं पाया जाता। फोर्थ ऑप्शन है, यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों तक को फंसा और खा सकता है, जिससे जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुँचते हैं वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो हमारा डी ऑप्शन भी सही है। तो इस तरह हम देखें तो हमारा ए, बी और डी ऑप्शन सही है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे श्रीनगर में घरों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कश्मीर में जो श्रीनगर है वहाँ के घर कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि हर जगह का मौसम अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ के घर भी जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो घर इस तरह बनाए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा घर के अंदर ठंडक ना रहे, और अगर ऐसे घरों की बात करें जहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो घर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि घर के अंदर बहुत गर्मी ना लगे। ठीक है, अगर हम कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की, तो यहाँ पे जो घर होते हैं वो पत्थर, ईंट और लकड़ी के बनाए जाते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो खिड़कियाँ होती हैं, इन घरों में जो खिड़कियाँ होती हैं, विंडोज़, वो बाहर की ओर निकली हुई होती हैं।
बाहर की ओर निकली होती हैं, इसे हम डब कहते हैं, इसे डब कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे कई सारे लेक्स भी हैं, जैसे कि डल लेक, दैट मीन्स डल झील। इस पर भी हाउस बोट बहुत फेमस है। ठीक है। और कुछ लोग डोंगा में भी रहते हैं। ठीक है। डोंगा जो होता है वो बेसिकली नाव पर चलता है। ठीक है। तो अब इसके ऑप्शन को हम देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट कहता है कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकली होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा कि घरों में विंडोज़ होती हैं जो बाहर की ओर निकली होती हैं, इसे डब कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, डल झील पर हाउस बोट श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड की बात करें, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। नहीं, ये तो सही है कि बहुत सारे कुछ परिवार रहते हैं डोंगा में, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, वो पानी में चलता है ना डोंगा, जिसे नाव कहते हैं, वो लकड़ी का बना होता है, तो ये पानी में चलता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने होते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो अब इसके ऑप्शन को देखते हैं, हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कुछ और स्टेट्स के घरों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा हुआ आसाम और राजस्थान, जैसे मनाली। ठीक है। ये हमारा सिटी है स्टेट की। तो अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे आसाम, राजस्थान, मनाली, इन्हीं सब कुछ चुनिंदे ही जगहों की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो उस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो आसाम की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत बारिश होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो घर होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है। जिससे कि इनका घर डूबे ना। ठीक है। और घर जो होते हैं वो मजबूत बांस के खंभों पर ही बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर बनाते हैं, जिससे कि ये मजबूती से टिका रहे। और अगर इसके घर के अंदर की बात करें तो अंदर भी ये घर जो होता है वो लकड़ी का ही बना होता है। ठीक है। उसी तरह अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में, जैसा कि मुझे पता है कि आसाम की बात करें तो यहाँ बहुत बारिश होती है, उसी तरह राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है, एक ना के बराबर कह सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे घर ऐसे बनाए जाते हैं कि जो घर रहे वो थोड़ा ठंडा रहे। इसके लिए यहाँ पे घरों को बनाने के लिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ठीक। जैसा कि हमें पता है कि मिट्टी का घर काफ़ी ठंडा होता है, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए मिट्टी का घर बनाया जाता है, जिससे ठंडक रहे। और इनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, जिससे कि कोई जीव जानवर अंदर ना एंटर कर पाए या इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है। कश्मीर की तो हमने बात ही कर ली कि ये घर, इनके यहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने होते हैं। उसी तरह अगर हम मनाली की बात करें तो ये एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ बारिश भी होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी होती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ के जो घर होते हैं उनकी छतें जो होती हैं वो ढालूदार होती हैं,
जैसे कि अगर बारिश हो तो ठीक है, बारिश होगी तो पानी तो बह ही जाएगा, लेकिन बर्फ़बारी अगर हो तो बर्फ़ फिसल के नीचे गिर जाए, उस पर जमा ना रह जाए। ठीक है। और यहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे घर से रिलेटेड। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मधुमक्खियों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो ये कह रहा है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ मधुमक्खियों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि मधुमक्खियाँ कौन कौन से प्रकार की होती हैं एक छत्ते में। ठीक है। तो अगर एक छत्ते की बात करें तो उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है। जिसमें एक रानी मधुमक्खी होती है और एक श्रमिक मधुमक्खी होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनके क्या क्या रोल्स होंगे। और वहीं पे एक नर मधुमक्खी होता है। ठीक। एक नहीं, और भी होते हैं, लेकिन एक इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो हमारी जो ये रानी मधुमक्खी होती है, इसका बेसिकली काम होता है कि ये छत्ते में अंडे देती है और पूरे छत्ते में ये सिर्फ एक ही होती है। ठीक है। ये सिर्फ एक ही होती है रानी मधुमक्खी, और ये सबसे बड़ी भी होती है। ठीक। इसका काम है सिर्फ अंडे देना, और इसका ये साइज़ सबसे बड़ा भी होता है, और ये सिर्फ एक ही होती है छत्ते में। अगर वही हम श्रमिक मधुमक्खी की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये श्रम करती होंगी। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मादा मधुमक्खी होती है, फीमेल्स होती हैं इसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है। फीमेल्स बीज होती हैं, सॉरी, ये संख्या में सबसे ज़्यादा होती हैं, और इनका काम होता है शहद बनाना। ठीक है। ये शहद बनाती हैं। ये फूलों से रस भी लाती हैं। फूल से रस ला के छत्ते में शहद बनाती हैं, और ये जो रानी के जो अंडे होते हैं उनकी देखभाल भी करती हैं। ठीक है। और छत्ता बनाना भी इन्हीं का काम होता है। ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है श्रमिक मधुमक्खी है, तो सारा काम इसी को करना होगा, जैसे कि अंडे की देखभाल, छत्ता बनाना, फूलों से रस को ले आना, तो ये श्रमिक मधुमक्खी का काम होता है। अगर वही हम नर मधुमक्खी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो न तो शहद बनाना है, न ही छत्ता बनाना है। ठीक है। अगर हम श्रमिक मधुमक्खी की बात करें, जिसे वर्कर बीज भी बोलते हैं, वर्कर बीज, तो ये जो होती है बहुत सारे फूल वाला जो स्थान होता है उस स्थान को ढूंढती हैं, फिर वो एक प्रकार का डांस करती हैं। ठीक है। जिससे कि और बाकी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि वहाँ पे उस फूल में रस है, और वहाँ पे और सारी मधुमक्खियाँ भी चली जाती हैं फूल का रस ले आने के लिए। ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। नहीं, इनका तो कोई विशेष योगदान नहीं होता। ठीक। ऑप्शन सी की बात करें, छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या अधिक होती है। ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं, श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिसके द्वारा अन्य मक्खियाँ भी रस एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ जाती हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है। इस तरह हमारा ए, सी और डी ऑप्शन सही है। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम हाथी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ठीक है। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एक बड़ा जो हाथी होता है, एक बड़ा हाथी, वो एक दिन में कम से कम
100 kg पत्तियाँ खा सकता है। और ये बहुत ही कम सोते हैं, जैसे कि 2 से 4 घंटे ही ये सोते हैं। अगर इनके झुंड की बात करें तो इनके झुंड में सिर्फ फीमेल एलिफेंट ही होती हैं, जो कि 10 से 12 की संख्या में होती हैं, ठीक है। और इस झुंड का जो मुखिया होता है, इस झुंड का जो हेड होता है, वो एक सबसे उम्रदराज या कहें तो सबसे उम्रदराज या सबसे अनुभवी जो हथनी होती है, वही इस झुंड की मुखिया होती है। अगर एलिफेंट की बात करें तो ये जैसे ही 14 से 15 की एज में आते हैं, ये झुंड को छोड़ देते हैं, मेल एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये रहा कुछ हाथियों के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम अपने ऑप्शन पर आते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए कहता है हाथी झुंडों में रहते हैं, नहीं। और भी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन बी कहता है हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ऑप्शन सी कहता है नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। ऑप्शन डी कहता है सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। तो अगर हम बात करें हाथी झुंडों में रहते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। अभी हमने पढ़ा कि ये झुंड में रहते हैं। अब बी ऑप्शन की बात करें, हाथियों के झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ उनके बच्चे होते हैं, नहीं। यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 हथिनियाँ होती हैं, ठीक है, उनके बच्चे। नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, नहीं, ये 14 से 15 वर्ष तक की आयु में रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर डी की बात करें, सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं हमारा ए और डी सही है, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायः 1000 वर्ष पूर्व अलबरूनी उज़्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वृत्तांत अलबरूनी की किताब में लिपिबद्ध किए गए हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा अलबरूनी के बारे में जान लेते हैं कि ये उज़्बेकिस्तान से आया था और इसने अपने बुक में क्या क्या लिखा है। तो जैसा कि बताया गया है कि हज़ारों साल पहले अलबरूनी एक ट्रैवलर की तरह हमारे भारत देश में आया था, ठीक है। जिस स्थान से आया था उसका नाम उज़्बेकिस्तान है, अब उसे हम उज़्बेकिस्तान कहते हैं। तो उसने उस टाइम पे जब वो भारत आया तो उसने जो भी देखा, उसने अपनी बुक तहकीक-ए-हिंद में ये बातें लिखी। तहकीक-ए-हिंद में उसने ये भी बताया कि यहाँ के लोगों की जो कारीगरी थी वो काफ़ी अच्छी थी, यहाँ के लोग काफ़ी स्किल्ड थे। जैसे कि अगर उसने मेनली तालाब और इन सब चीज़ों को देखा, तो उसने पाया कि तालाब बनाने में उसके देश के लोग भी इन सभी यहाँ भारतीयों को देख करके काफ़ी सरप्राइज्ड होंगे कि ये सभी कैसे ये इतनी अच्छी तरीके से तालाब को बना लिए हैं, ठीक है। जैसे कि जब इसने देखा तालाब बने हुए थे, तो वहाँ पे नीचे जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ थी, ऊपर आने के लिए अलग सीढ़ियाँ थी। बड़े बड़े पत्थरों को करके वो इकट्ठा करके अच्छे से उस तालाब को बनाए थे। और उन्होंने ये सीढ़ियाँ अलग अलग इसलिए रखी थी जिससे कि लोग को नीचे जाने में, फिर उसी सीढ़ी से ऊपर आने में कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है। अलग अलग इसलिए उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई थी। तो यहाँ की कारीगरी को देख के वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ था और उसने इन सब चीज़ों को अपनी बुक तहकीक-ए-हिंद में लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन को। हमारा पहला ऑप्शन है भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। हाँ, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता है, तो ये सब उसने बात ही नहीं की थी कोई। बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, तो उसने यहाँ ये भी बताया था, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। झील और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते हैं, तो ये
इसमें कुछ इसके बारे में नहीं बताया था। तो इस तरह हमारा ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है जंगल अधिकार कानून के बारे में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम वाली चीज़ों पर हक मिल जाता है तक जंगल में रहने से वहाँ के लोगों को जंगल और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो बेसिकली ये कह रहा है कि वन अधिकार कानून 2007 के बारे में। ठीक है, ये कह रहा है कि वन अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम कितने साल तक जंगल में रहने से वहाँ के लोगों को जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उन्हें हक मिल जाता है। ठीक है, तो हम जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भारत में अनेक आदिवासी और वनवासी लोग रहते हैं, जो कि जंगलों में रहते आ रहे हैं। वे जंगल से ही अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि लकड़ी, फल फूल, औषधियाँ वहाँ से जो मिलती हैं उनसे, वहाँ खेती करके, पशुपालन करके इत्यादि। तो इन सब चीज़ों से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उनके ये अधिकार स्पष्ट ही नहीं हो पा रहे थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए ये अधिकार कानून 2007 में आया। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि जो लोग 25 वर्ष से लगातार जंगल में रहते आ रहे हैं उनको जंगल में रहने का और वहाँ की चीज़ों को उपयोग करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25 ईयर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि पशुओं को पालतू बनाने अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, असर्शन और रीज़न का ये क्वेश्चन है। तो हमारा अभिकथन है, पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये हमारा अभिकथन हो गया। इसका कारण जो दे रहा है वो दे रहा है, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ एवं बकरी आते हैं। नहीं, अगर पालतू की बात करें, पालतू क्या होते हैं पालतू जानवर, तो उसकी बात करें तो जैसा कि मनुष्य किसी भी जंगली जानवर को अपनी उपयोग के लिए उसे पालने लगता है, किसी भी जानवर को अपने उपयोग के लिए उसे पालने लगता है, तो वो हमारा पालतू जानवर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम पहले की बात करें या अब भी लोग पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता। ठीक है, इस तरह वो पालतू जानवर पालते हैं। तो अगर हम कारण की बात करें, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ और बकरी आते हैं, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ भेड़ और बकरी तो है नहीं, और भी कई जानवर हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका कारण ये सही नहीं बता रहा है। ठीक है, इसका कारण ये सही नहीं बता रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी सही है, ऑप्शन ये भी हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे अभिकथन और कारण है, तो इस अभिकथन का ये कारण सही नहीं बता रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है सही से। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कहता है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता था। ठीक है, नहीं जाता था, जो वो नहीं पालते थे उसके बारे में बताता है, पूछ रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। और ये सभ्यता है जो हमारी, ये काफ़ी बहुत प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है हड़प्पा। ठीक है, तो अगर हम इसमें पशुपालन की बात करें तो ये बकरी, भैंस, घोड़ा, भेड़, इसमें से क्या नहीं पालते थे, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, वो घोड़ा नहीं पालते थे। वो बकरी, भैंस और भेड़ पालते थे, लेकिन घोड़ा नहीं पालते थे। ठीक है,
तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संघ में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, 25 वर्षों में, जो कि अभी हमारा 2026 चल रहा है। अगर हम इसके पहले की बात करें तो ये ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इस 25 सालों में बनाए गए थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तेलंगाना की बात करें तो ये हमारा 2014 में बना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में एक अलग राज्य बना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हमारा एमपी से अलग होकर 2000 में एक अलग स्टेट छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख 2019 में एक यूटी बना। ठीक है, तो इस तरह आप देखते हैं कि हमारा ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख इन्हीं गत 25 वर्षों के अंदर ही बना, तो इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती थी। तो जैसा हमें पता है कि कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो भारोत्तोलन या इसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं, इसकी खिलाड़ी हैं ये। अब थोड़ा सा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और जब ये 12 वर्ष की थी तभी से ही ये वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी, प्रैक्टिस करना। ठीक है, और ये 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी लेकर आई थी, ब्रॉन्ज मेडल, जिससे कि वो भारत में इतिहास रच दी थी। ठीक है, क्योंकि वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। कर्णम मल्लेश्वरी अभी हैं, ये पहली महिला हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये कह रहा है कि मधुबनी पेंटिंग और उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो उसके पहले हम थोड़ा मधुबनी पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं कि ये पेंटिंग आखिर होती क्या है। ठीक है, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, इसके नाम से ये रखा गया है। ठीक है, इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। इस पेंटिंग में जो है वो नेचुरल कलर ही यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि चावल का जो होता है वो पाउडर पेस्ट होता है, पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। ठीक है, इसमें नेचुरल कलर ही मिक्स करके, जैसे कि हल्दी, इंडिगो या नील, ठीक है, नील और अलग अलग फूलों से कलर इसमें मिक्स करके ये पेंटिंग की जाती है, जो कि दीवारों और कागज़ों पर बनाई जाती है। ये एक फोक आर्ट है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस पर आते हैं। तो पहला ऑप्शन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में ब्रश और नीले रंग का प्रयोग करके ये पेंटिंग ज़मीन पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सही पूछ रहा है। ठीक है, ब्रश और नीले रंग का प्रयोग करके पेंटिंग ज़मीन पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, ये पेंटिंग मुख्य रूप से मुग़ल कला और संस्कृति से प्रभावित है। नहीं। थर्ड ऑप्शन है,
इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है तथा ये पेंटिंग पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, एक पुरानी लोक कला का रूप है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ये बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई है इसकी उत्पत्ति। ठीक है। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो कुछ और भी पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। जैसे कि एक पेंटिंग होती है पट्टा, जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में होती है यूज़, जो कि रिलीजियस थीम पर आधारित होती है। ठीक है। वहाँ की जो धार्मिक थीम्स होती हैं उस पर ये बेस्ड होती है। वहीं पर हम वर्ली पेंटिंग की बात करें तो ये महाराष्ट्र में होती है। ठीक है। वहीं पिथोरा तो ये गुजरात में पाई जाती है पेंटिंग। ठीक है। वर्ली पेंटिंग की अगर बात करें जो महाराष्ट्र में फेमस है, तो ये जो इसका जो थीम होता है वो रोज़ की गतिविधियाँ जो होती हैं उनको दिखाया जाता है, जैसे कि खेती करना इत्यादि। ठीक है। ये कुछ पेंटिंग्स हो गए इम्पोर्टेंट। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का। तो हम देखते हैं कि अभिकथन क्या कह रहा है। घरों की सतह ज़मीन की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। ठीक है। हाँ, ये की जाती है, लेकिन कहाँ की जाती है इसका कारण देखते हैं। गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को घरों से दूर रखता है। तो हमारा क्या कह रहा है, गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को घर से दूर रखता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। ज़मीन पर गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है, हमारा ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह हमारा ए और आर दोनों सही है और जो रीज़न है उस असर्शन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी के बीच की दूरी 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे का समय लेती है तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल है। ठीक है। तो यहाँ पे हम पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दूरी बराबर 756 किलोमीटर और वहीं पे समय की बात करें तो ये दिया हुआ है 14 घंटे। ठीक है। तो इस फार्मूले में अगर हम ये वैल्यू रख दें तो ये हमारा हो जाएगा 756 बटे 14। ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये 756 किलोमीटर है और यहाँ पे 14 घंटे हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये मीटर पर सेकेंड यही चारों में देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है और वहीं पे अगर हम घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे 14 गुणे 60 ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 0 इस 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसे काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 अठे 56। अब इस 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 अठे 48, फिर से 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, यानी हमारा सब मिलाकर आया 3 गुणे 5 जो कि 15 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल आंसर आया। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
घरों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी जगह के घरों की विशिष्टताओं के बारे में बता रहा है और हमसे आंसर पूछ रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। ऑप्शन बी, निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं, यह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए होती है। अच्छा, सी कह रहा है ढालू छत व ज़मीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है पत्थर या गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और किसके बारे में ये बता रहे, किस जगह के, लेह और लद्दाख के बारे में। ठीक है, लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली विशिष्टताएँ हैं। ठीक है, तो हम लेह और लद्दाख के घरों के बारे में भी हम पिछली में भी ऊपर भी चर्चा किए हैं कि यहाँ का जो घर होता है वो लकड़ियों का बनाया जाता है। ठीक है, जो कि पेड़ों के मोटे तनों को अच्छे से व्यवस्थित करके घरों को बनाया जाता है। और इस घरों के जो निचली मंजिलें होती हैं उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, इस घर की जो निचली मंजिलें होती है उसमें खिड़की नहीं होती है, वो सामान इत्यादि रखने के लिए यूज किया जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि लेह और लद्दाख में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ठंडी होती है, तो इस ठंडी से बचने के लिए घर इस तरह से बनाए जाते हैं कि घर के अंदर गर्मी बनी रहे। ठीक है, गर्मी बनी रहे, तो इसलिए यहाँ पे जो घर होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि ज़्यादा ठंडी ना रहे अंदर। ठीक है, तो इनकी जो छतें होती हैं, घर की छतें जो होती हैं वो समतल होती हैं। और यहाँ की छतों पे जब गर्मी का समय आता है तो इस पे फल और सब्जियाँ सुखाए जाते हैं, क्योंकि ये फल और सब्जियाँ ठंडी के टाइम पे अवेलेबल नहीं होती हैं, मिलती नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अब ABCD ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा कह रहा है ए, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। तो हमारी ये सही ऑप्शन है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए, तो ये भी हमारा सही है। सी की बात करें, ढालू छत व ज़मीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर, तो हमारा ये सी भी सही नहीं है। डी की बात करें, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, तो ये सही ऑप्शन है। तो इस तरह हम देखते हैं हमारा ए, बी और डी सही हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है जिसमें ए, बी और डी सही है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है। तो ये हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। झारखंड में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं। ऑप्शन सेकंड कह रहा है पर्यावरण अध्ययन को कैसे पढ़ाएं। ऑप्शन थर्ड कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के तथ्य, सिद्धांत एवं नियम। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक यानी एक EVS का जो टीचर है उसके लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो वही शिक्षक बहुत अच्छा होता है जिसे उस विषय का, उस सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत हो। लेकिन अगर हम NCF 2005 की बात करें तो ये कहता है कि एक अच्छा शिक्षक है उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वह यह पता करे कि कोई बच्चा किसी भी बात को कैसे सीख रहा है। ठीक है,
अगर हम बात करें एक अच्छे शिक्षक की, तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो बच्चों को रचनात्मक दृष्टिकोण से सोचने को आगे बढ़ाए। ठीक है, कि वह बच्चा किसी भी बात को कैसे समझ रहा है, कैसे सीख रहा है। ठीक है, हम उस शिक्षक को पहले कहते थे कि बहुत अच्छा है जो उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञानी हो, लेकिन अगर हम एनसीएफ की बात करें तो वो कहता है कि कोई भी शिक्षक जो बच्चे को इतना फैसिलिटी दे, उसे इतना अच्छा एनवायरनमेंट दे कि बच्चा और भी अच्छे तरीके से रचनावादी दृष्टिकोण से तथ्यों को समझ रहा है और सीख रहा है। ठीक है, एक अच्छे शिक्षक को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक शिक्षक है उसको यही नहीं पता कि बच्चा कैसे समझ रहा है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है और कैसे अनुभव से वो सीख रहा है, तो केवल विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हरलीन ने अपने शिक्षक से पूछा गुलाब में कांटे क्यों होते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षण शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है उसे बताएं कि सभी गुलाबों में कांटे नहीं होते। सेकंड ऑप्शन कह रहा है उसे खोजने के लिए कहें कि और किन पौधों में कांटे होते हैं। अच्छा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उसे जानवर जो कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उनका प्रेक्षण करने को कहें। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इससे जो बच्चा है वह स्वयं अवलोकन करेगा और निष्कर्ष निकालेगा कि कांटे सुरक्षा का कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कहता है कि कक्षा 4 की ईशा ने शिक्षक से पूछा गाय अंडे क्यों नहीं देती है। ठीक है, अगर आप ईशा के शिक्षक हैं तो आपकी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन कहता है उससे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते उनका संबंध उनसे जोड़ें जो जानवर अंडे देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड की बात करें उससे स्वयं इसके कारण का पता लगाने को कहेंगे। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से ईशा के प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है आप ये उत्तर देंगे कि गाय एक स्तनधारी है जो बच्चों को जन्म देती है। नहीं, ये तो रटी रटाई बात हो जाएगी। तो हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। उससे कहें कि वह जानवरों के कान जिनके दिखाई देते हैं और जिनके नहीं दिखाई देते हैं उनका संबंध जो उनसे जोड़े जो जानवर अंडे देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं। अगर हम बात करें जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, कान बाहर दिखाई देते हैं, तो वे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बकरी इत्यादि। ठीक है, और जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं, बाहर कान नहीं दिखाई देते, उनमें आते हैं पक्षी, सांप, छिपकली और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि आप खुद से भी ये समझ सकते हैं। ठीक है, खुद से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पर्यावरण शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। ठीक है, तो ए कह रहा है संदर्भित कहानियाँ, बी कह रहा है लोक कथाएँ, सी कह रहा है विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियाँ, डी कह रहा है आदर्शों पर केंद्रित कहानियाँ। तो इनमें से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, अगर हम ईवीएस में
कहानी की बात करें, कहानी सुनाने की बात करें, इसे स्टोरी टेलिंग भी कहते हैं। तो इसका जो मेन एम होता है वो होता है कि बच्चों को उनके अनुभवों से जोड़ना, उनके अस्थायी ज्ञान से जोड़ना और उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि ईवीएस का ये केवल यही उद्देश्य नहीं होता कि केवल उन्हें नैतिक शिक्षा का ज्ञान दें। ठीक है, उसका उद्देश्य होता है कि उन्हें उनके अनुभवों से जोड़ें, उनके अस्थायी ज्ञान से जोड़ें और उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। तो इस तरह हमारा जो ए है वो संदर्भित कहानियाँ, ये सही हो जाएगा। लोक कथाएँ, ये भी सही हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आदर्शों पर केंद्रित कहानियाँ इसकी बात करें तो ये केवल नैतिकता पर आधारित हो जाएंगी, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह हम देखते हैं हमारा ए, बी और सी सही हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये कह रहा है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों से जानवर का चित्र बनाने को कहा। ठीक है, पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षक को अब क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये कह रहा है पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डांटना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए। ठीक है, बी है पूनम से पूछे कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं। अच्छा, सी कह रहा है पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। डी कह रहा है कि पूनम से उस जानवर का नाम पूछे जो उसने बनाया है। तो हमारा डी सही ऑप्शन लग रहा है। और अगर हम सी के बारे में बात करें, पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता, तो ऐसा कहना कि जानवर नहीं होता, इससे बच्चे हतोत्साहित होंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, बी की बात करें, पूनम से पूछे कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इससे उनकी सोच का पता लगता है। ठीक है, कि वो क्या सोच रहे हैं, जो भी वो सोचेंगे वही वो बनाए होंगे उस जानवर के चित्र में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा बी और डी सही ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है कि अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखे, तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगी। ठीक है, ए कह रहा है विद्यार्थियों से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिन पर पत्तियों के पैटर्न हैं। ठीक है, बी कह रहा है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के पौधों और उनकी विशेषताओं पर लिखी कविता सुनाना। सी कह रहा है विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर पौधों की पत्तियां मसलकर उन्हें सूंघकर पहचानने के लिए कहें। ऑप्शन डी कह रहा है विद्यार्थियों से पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करने और पत्तियों का उपयोग करके विभिन्न जानवरों का चित्र बनाने के लिए कहें। तो इसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। तो अगर हम पादप विविधता के बारे में बात करें, ठीक है, जो कि हमारा होता है प्लांट डाइवर्सिटी, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे अलग अलग प्रकार के पौधों, उनकी पत्तियों, उनके आकार, उनके गंध, उनके रंग, उनकी बनावट, इनके आधार पर इन्हें देखकर, स्वयं देखकर इसे समझें। ये हमारा होता है पादप विभिन्नता। ठीक है, अब अगर एनसीएफ 2005 की बात करें तो ये कहता है कि ईवीएस में बच्चों को केवल किताब पढ़ाकर ही नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं से करके सीखने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, उन्हें रटी रटाई चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम एक ही बात करें, विद्यार्थियों से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिन पर पत्तियों के पैटर्न हैं, तो हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इससे बच्चे स्वयं उन वस्तुओं को खोजेंगे और उसके बारे में जानेंगे। अगर बी की बात करें, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के पौधों और उनकी विशेषताओं पर लिखी कविता सुनाना, तो ये सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कविता सुनाने से
क्या मिलेगा, उन्हें एक रटी रटाई चीज़ मिलेगी जिसके बारे में एनसीएफ बिल्कुल भी नहीं कहता कि बच्चों को रटाया जाए कोई भी बात। सी की बात करें, विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर पौधों की पत्तियां मसलकर उन्हें सुनकर पहचानने के लिए कहना, तो ये भी गलत है। डी की बात करें, विद्यार्थियों से पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करने और पत्तियों का उपयोग करके विभिन्न जानवरों का चित्र बनाने के लिए कहना, तो ये सही है। यानी कि हमारा ए और डी सही हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ए सत्यापित तथ्य, बी कह रहा है तार्किक सूचना, सी कह रहा है अवलोकन, डी कह रहा है वैज्ञानिक शब्दावली, ई कह रहा है प्रयोग। तो सही विकल्प हमें चुनना है। ठीक है, अगर हम ईवीएस की बात करें तो यह कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बच्चे केवल रटे हुए तथ्यों और उनके बातों को याद करके सीख जाएं। ठीक है, बच्चों को ये इसमें ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो अपने आसपास के वातावरण को समझें और स्वयं उसे जानने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, जिसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनके आधार होते हैं, जो कि पहला हमारा होता है ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स अवलोकन। बच्चे स्वयं से चीज़ों को देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को अपने दैनिक जीवन से और जो टीचर पढ़ा रहा है उस बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। और दूसरा हमारा होता है एक्सपेरिमेंटेशन, दैट मीन्स प्रयोग। उन चीज़ों को देखकर समझकर फिर वो प्रयोग करते हैं। तो अगर हम ABCD इसमें से बात करें तो स्थापित तथ्य, ये तो रटी रटाई चीज़ हो जाएगी, ये बिल्कुल सही नहीं है। तार्किक सूचना, ये भी सही नहीं है। अवलोकन, ये सही है। वैज्ञानिक शब्दावली, तो ये तो वही है कि रटी रटाई चीज़ें हैं, कुछ शब्दों को याद कर लें वो। और प्रयोग सही हो जाएगा, यानी कि हमारा C और E ये दोनों ऑप्शन सही है, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 ए और बी दो कथन दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। तो हमारा एक कथन कह रहा है एनसीएफ 2005 जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करता है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। एनसीएफ 2005 प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करता है। तो अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो इसमें हम पाते हैं कि ये रोट लर्निंग को बिल्कुल भी नकारता है, रोट लर्निंग को बिल्कुल ही नहीं मानता। वो चाहता है कि बच्चे खुद से स्वयं से चीज़ों को देखें और समझें। ठीक है, और बच्चों को खुद से समझकर सीखने की बात करता है। और वो किसी भी सब्जेक्ट को किसी दीवारों के बीच में इसे घेर कर कम नहीं करना चाहता, जिससे बच्चों का नॉलेज एक लिमिटेड हो, ऐसा नहीं है। बच्चों को अच्छे से चीज़ों के बारे में पता रहे, ऐसा कहता है कि एनसीएफ 2005। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, हतोत्साहित करने की सिफारिश करता है रटने को। ठीक है, बी की बात करें तो 2005 में प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण घेरे में बनाए रखने के प्रयास को हतोत्साहित करता है, तो हमारा ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है, एनसीएफ जो 2005 है वो कहता है कि विषयों के बीच कठोर सीमाएं रखने के विरुद्ध है, एनसीएफ 2005। तो इस तरह हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है चीनू यह जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू को यह समझाने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है क्रियाशील मॉडल, ऑप्शन सेकंड है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी है कहानी द्वारा, ऑप्शन डी है चित्र के द्वारा। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो उन्हें डे और नाइट का कॉन्सेप्ट केवल चित्र दिखाकर नहीं समझा सकते। ठीक है, जब वे पृथ्वी और सूर्य का स्वयं से मॉडल देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से ये पता चल पाएगा कि उनकी रोटेशन या उन्हें घूमने की प्रक्रिया पृथ्वी और सूर्य की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्रियाशील मॉडल ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण की बात करें तो ये तो रटी रटाई चीज़ हो जाएगी कि कुछ चित्रों को दिखाकर फिर उनके बारे में बताकर हम उन्हें समझाएं, तो ये सही नहीं होगा। कहानी द्वारा भी नहीं समझा सकते, चित्र की व्याख्या के द्वारा ये भी नहीं समझा सकते, ये क्रियाशील मॉडल इसमें ज़्यादा होगा। बेसिकली एनसीएफ 2005 की बात करें तो ये बच्चों को खुद से सीखने पर ज़्यादा जोर देता है कि बच्चे जितना एक्टिव रहेंगे, जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे टीचर के साथ, टीचर जो पढ़ा रहा है उनसे वो प्रश्न करेगा और उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेगा और जो टीचर बता रहा है उसको अपने डेली रूटीन में कनेक्ट करेगा, उस पर ये ज़्यादा जोर देता है। रोट लर्निंग को बिल्कुल ही ये नहीं मानता। ठीक है, रोट लर्निंग को बिल्कुल ही सही नहीं मानता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़िए। तो हमारा कथन ए है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण है। बी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज, संस्कृति और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। इसमें सही विकल्प को चुनना है। अगर हम बहुसांस्कृतिक स्वरूप की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि एक क्लासरूम में अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो ईवीएस का मेन उद्देश्य ये होता है कि इन सभी संस्कृतियों का सम्मान करें और हर बच्चे को महत्वपूर्ण महसूस करवाएं। ठीक है, जिससे कोई बच्चा डरे या हतोत्साहित ना हो। ठीक है, उन्हें वो जो भी संस्कृति से, जिस भी धर्म से या जिस भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं उनका सम्मान करना चाहिए टीचर को। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें ए की पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बी को देखिए पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए उसका समाज, संस्कृति और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है, तो हमारा बी भी सही हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन दोनों ए और बी सही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ए कह रहा है चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है। बी कह रहा है चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है। सी कह रहा है ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। डी की बात करें तो ये कहता है चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है। अब इसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, अगर हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें, दैट मीन्स ईवीएस की बात करें, तो इसमें बच्चा है जो वो केवल शिक्षक को सुनकर ही नहीं सीखता, बल्कि वह आपस में दोस्तों से भी बात करके सीखता है, और अपने अनुभव को साझा भी करके सीखता है, प्रश्न को भी पूछकर सीखता है और दूसरों की बातें भी सुनकर सीखता है।
दूसरों की बातें सुनकर सीखता है। तो इस तरह ये एक अच्छा तरीका है कि वो डिस्कस करें या चर्चा करें। ठीक है, तो इस तरह हम देखें, अगर चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास करती है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, डिस्कशन से वो अपने अनुभव साझा करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, आपस में प्रश्न पूछेंगे, तो इससे वो अंतःक्रिया का उनका विकास होता है। चर्चा वास्तविक और सार्थक मूड अधिगम में मदद करती है, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। सी की बात करें, ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, वो आपस में विचार को साझा करेंगे और एक अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण करते हैं आपस में। ठीक है, डी की बात करें, चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह हमारा ए, बी और सी सही हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3rd के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है? ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। केवल प्रयोग करना, ऑप्शन सेकंड है केवल वर्गीकरण, ऑप्शन थर्ड है सृजनात्मक अभिव्यक्ति और पत्तियों के साथ प्रयोग, ऑप्शन फोर्थ है अवलोकन और वर्गीकरण। तो अगर इसके हम ऑप्शंस की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कहता है केवल प्रयोग करना, तो यहाँ पे प्रयोग नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक जो है वो बच्चों को पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए कह रहा है विभिन्न प्रकार की, इससे उनका जो प्रक्रिया कौशल है वो विकसित करना चाह रहे हैं, तो ये प्रयोग करना नहीं हुआ। सेकंड की बात करें केवल वर्गीकरण, तो ये भी सही नहीं है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति और पत्तियों के साथ प्रयोग, तो हमारा ये भी नहीं सही है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें अवलोकन और वर्गीकरण, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन। अब जैसे हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक जो है वो कहा कि बच्चे बगीचे में जाएं और अलग अलग प्रकार की पत्तियां लेकर आएँ। ठीक है, इकट्ठा करें। तो अब बच्चे क्या करेंगे वहाँ पे? पहले पत्तियों को ध्यान से देखेंगे, फिर उनके रंग, उनके आकार, उनकी बनावट के आधार पर उन्हें अलग अलग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों ने क्या किया, उस पत्तियों को देखा, तो उसे कहते हैं हम अवलोकन। ठीक है, और फिर उसके बाद पत्तियों को देख के उनके रंग, आकार, बनावट के आधार पर उन्हें अलग अलग किए, तो ये हमारा हो जाएगा वर्गीकरण। तो इस तरह हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। टीचर का मेन एम ये था कि बच्चे उन पत्तियों का अवलोकन करें और उनका वर्गीकरण करना सीखें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मैच द कॉलम, मतलब स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। तो स्तंभ ए कहता है सहपाठी आकलन, रूब्रिक आधारित रेटिंग स्केल, सीखने के रूप में मूल्यांकन, कागज़ पेंसिल परीक्षण। और स्तंभ बी कहता है आकलन का उपकरण, स्वयं सीखना, योगात्मक आकलन और आकलन की तकनीकी। ठीक है, तो पहले इसके हम ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा ए कहता है सहपाठी आकलन, यानी कि पीयर असेसमेंट। तो पीयर असेसमेंट जो होता है वो होता है एक बच्चे जब बच्चे आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। यह एक प्रकार की तकनीक होती है, जिसे टेक्निक कहते हैं। ये एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें बच्चे एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। तो ये मैच हो जाएगा आकलन की तकनीकी, यानी फोर्थ से। ठीक है, रूब्रिक आधारित रेटिंग स्केल की बात करें तो ये एक प्रकार का टूल होता है जिसमें अलग अलग स्तर लिखे रहते हैं। ठीक है, ये आकलन का एक उपकरण है, टूल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट से मैच हो जाएगा। सी की बात करें सीखने के रूप में। ठीक है, सीखने के रूप में मूल्यांकन, इसमें बच्चा स्वयं सीखते हुए अपना मूल्यांकन करता है, तो ये हमारा मैच हो जाएगा
सेकंड से, जो कि है स्वयं सीखना। और कागज़ पेंसिल परीक्षण की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा योगात्मक आकलन। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद लास्ट में जब बच्चों का एग्ज़ाम या टेस्ट लिया जाता है कि बच्चे कितना सीखें कितना जाने, तो वो हमारा होता है समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन, जो कि जैसे कि हमारा हिंदी मीडियम की बात करें तो वार्षिक परीक्षण या अर्धवार्षिक एग्ज़ाम जो होते थे वो हमारा हो जाएगा योगात्मक आकलन। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, ए कहता है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, ये सही लग रहा। बी कह रहा है बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्त करता है। सी कह रहा है बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। डी कह रहा है बच्चे सहयोगी समूहों में बेहतर सीखते हैं। तो इसका सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस में बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि बच्चे जो होते हैं वो खाली बर्तन के जैसे तो होते नहीं हैं, उनके पास उनका स्वयं का भी अनुभव होता है। ठीक है, जिससे वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो अगर हम एक की बात करें तो बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, तो ये हमारा सही है। बी कह रहा है बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ये गलत है। सी की बात करें बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा सही है। बच्चे सहयोगी समूहों में बेहतर सीखते हैं, तो ये हमारा गलत है। तो इस तरह हम देखते हैं हमारा ए और सी सही है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, वो हमारा सही ऑप्शन है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। ठीक है, ए कह रहा है तथ्यों का संग्रह, बी कह रहा है अवलोकन, सी कह रहा है प्रश्न पूछना, डी कह रहा है प्रयोग। इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। अगर हम ईवीएस के वास्तविक अर्थ की बात करें, ईवीएस के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करें, तो ईवीएस का मतलब केवल विज्ञान किताबों के तथ्यों को याद करना ही नहीं होता, बल्कि ईवीएस में बच्चों को उनके आसपास के वातावरण को समझना सिखाना होता है। ठीक है, सिखाना होता है। इसके अगर हम बात करें तो इसके मेन 3 आधार होते हैं, जो कि होता है ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स अवलोकन। दूसरी की बात करें तो प्रश्न पूछना, और तीसरे आधार की बात करें तो प्रयोग करना। ठीक है, मतलब कि वो चीज़ों को देखते हैं और सीखते हैं। आस्किंग क्वेश्चन, जो चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती हैं उससे रिलेटेड वो प्रश्न पूछते हैं और अपने तथ्यों को, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, और आगे भी ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं जिससे उन्हें नॉलेज मिलती रहे। ठीक है, प्रयोग की बात करें तो वो खुद प्रयोग करके सीखते हैं, खुद चीज़ों को करके सीखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तथ्यों का संग्रह, तो ये ईवीएस का उद्देश्य नहीं होता। अवलोकन, ये हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न पूछना भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है, यानी कि ए बी और बी सी और डी हमारा सही ऑप्शन है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो इस तरह हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।